जिसमें राज्य महिला आयोग की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। रोहिणी के साथ आयोग खड़ा है, शिकायत अगर मिलती है तो उसके बाद कार्रवाई जरूर की जाएगी। रोहिणी के साथ मामला जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। रोहिणी ने प्रताड़ना का आरोप लगाया है। लालू परिवार में गाली गलौज का आरोप रोहिणी की तरफ से लगाया गया और अब इसे लेकर राज्य महिला आयोग की तरफ से ये कहा गया कि अगर शिकायत दर्ज कराई जाती है, उन तक ये मामला संज्ञान में लाया जाता है तो उसके बाद जरूर कार्रवाई की जाएगी, इंसाफ रोहिणी को दिलाया जाएगा। तो लालू परिवार में गाली गलौज का भी ये आरोप जो रोहिणी की तरफ से लगाया गया, उसके बाद राज्य महिला आयोग जो है इस पर बयान देते हुए नजर आई और उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक महिला के साथ, एक बेटी के साथ इस तरीके का व्यवहार परिवार के अंदर, परिवार के लोगों की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन अगर शिकायत दर्ज कराई जाएगी तब उसके बाद कोई कार्रवाई आयोग की तरफ से की जा सकती है। रोहिणी आचार्य के मामले में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष मौजूद हैं। अप्सरा जी, आपने भी वीडियो को देखा होगा, पूरे मामले को देखा होगा। महिला आयोग का क्या कहना है इस पूरे मामले में? महिला आयोग के सामने में आवेदन वो देती हैं, सामने वाला पक्ष आवेदन देता है तो निश्चित रूप से महिला आयोग किसी भी बेटी की आंखों में आंसू आने नहीं देगा। उनको न्याय दिलाने का काम करेगी और न्याय दिलाने के लिए जितना दूर तलक जाना पड़े जाएगी। वाजिब हक मिलना चाहिए। मुझे जो मामला लग रहा है वो शादीशुदा महिला का अपने मायके में बोलना सामने वाले को रास नहीं आया है, इस तरीके का लग रहा है कि वो ज़्यादा हस्तक्षेप कर रही थी या कुछ बोल रही थी। तो अगर इस तरीके की मानसिकता है तो सामने वाला भी सचेत हो जाए, क्योंकि महिलाओं को बहुत हक मिला है और इस तरीके की जो वो सामने वाले सोच रहे हैं कि बेटी को हक नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर वो शादीशुदा नहीं रहती तो निस्संदेह वो उसको घर छोड़ना नहीं पड़ता, लेकिन वो शादीशुदा थी इसलिए उनको छोड़ करके जाना पड़ा। तो ये एक बहुत दुखद मामला है और महिला आयोग के पास जो है वो आवेदन लेके आती है रोहिणी आचार्य जी, तो निश्चित रूप से न्याय दिलाने का काम इसके पहले भी ऐश्वर्या के साथ जो घटना घटी, ऐश्वर्या ने जो आरोप लगाया उसी तरीके से आरोप अब रोहिणी आचार्य भी लगा रही है। किसी भी चीज़ की पराकाष्ठा होती है। आपने अपनी बहू के लिए वाजिब हक नहीं दिलाने का काम किया था, इस कारण से फिर एक बेटी का मामला ये बन रहा है। तो किसी के आँखों का आंसू, महिला का आंसू नहीं बहने देना चाहिए। बहा है तो कुछ न कुछ तो उसके छींटे पड़ेंगे, वो भी दिख रहा है। क्या इस तरीके के मामले में महिला आयोग खुद से भी संज्ञान ले सकता है? जघन्य अपराध का कोई भी मामला हो तो उसमें महिला आयोग संज्ञान लेती है और ये अगर हरासमेंट का एक्सट्रीम केस रहेगा और हमारे सामने आएगा तो हम लोग ज़रूर जो है कि स्वतः संज्ञान लेंगे। रोहिणी आचार्य ने जो आरोप लगाया उसके बाद महिला आयोग का क्या कहना है रोहिणी आचार्य से? एक बार ज़रूर हमारे पास आए और वो देखेंगी कि महिला आयोग का क्या पावर होता है और वो आपको कहाँ तक न्याय दिला पाती है। बिल्कुल, हमारे साथ महिला आयोग के अध्यक्ष अप्सरा थी। इनका साफ तौर पर कहना है कि यदि शिकायत आती है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन संत के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। वहीं केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने रोहिणी आचार्य के बयान पर कहा कि लालू जी तेजस्वी का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि एक जघन्य अपराध हुआ है। रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से बातों को उजागर किया, उन लोगों को इस पर शर्म आनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वो जिद्दी हैं। हम ये बहुत पहले से कह रहे थे कि जब उन्होंने कहा था कि वे इतने सारे रोजगार पैदा करेंगे तो हमने तब भी कहा था ये सब बकवास की बातें। एक दल का नेता का सवाल क्या है कि जो 5-10 रहते हैं वो भी चुनते हैं। तो ये बात तो सही है कि लालू जी साथ दे रहे हैं तेजस्वी को। हालांकि कि बड़ा हीनियस, एक तरह से मैं कहता हूँ, क्राइम हुआ है। जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य बोल करके गई है और सबसे कह रही है, तो इसमें तो इन लोगों को डूब मरना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग झिझक कर रहे हैं। और अब बात बिहार में नई सरकार को लेकर चलती हुई हलचल की, तो दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात देखिए इस वक्त चल रही है बड़ी खबर, जहां पर बिहार में सरकार गठन को लेकर
हलचल जो है वो बेहद तेज है। अमित शाह से मुलाकात का दौर इस वक्त बेहद तेजी से चलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें अमित शाह से संजय झा की मुलाकात हुई है। और ये पहले दौर की मुलाकात नहीं है, जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए थे मिलने के लिए अमित शाह से, और ये मुलाकात एक एक करके तमाम नेताओं की। और जरा तस्वीरों के जरिए भी इसे आप समझ सकते हैं। देखिए, जिस तस्वीर में आपको साफ नजर आ रहा होगा कि एक एक करके ये गाड़ियां जो हैं वो अमित शाह के आवास में प्रवेश करती हुई और मुलाकात उनके साथ, चाहे वो संजय झा की हो या फिर ये सीधे तौर पर मानकर चला जा रहा है कि जेपी नड्डा भी यहां पर मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। नित्यानंद राय की भी मुलाकात हुई। बिहार में सरकार गठन को लेकर मंथन जो है वो इस वक्त चलता हुआ। बाद में ललन सिंह की मौजूदगी भी वहां पर देखने को मिली, जहां पर अमित शाह से इन सभी ने मुलाकात की है। और इस मुलाकात की तस्वीरें जो हैं वो आपके सामने भी, जहां पर आप देख रहे होंगे कि एक एक करके तमाम जो नेता हैं वो इन गाड़ियों के जरिए अंदर प्रवेश करते हुए। पटना में सीएम से मुलाकात का दौर वहीं दूसरी तरफ लगातार चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मुलाकात की है। हम विधायक दल के नेता प्रफुल्ल कुमार जीतन राम मांझी देखिए उनके साथ मौजूद तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको दिख रहे होंगे, नीतीश कुमार के साथ इस तरफ जीतन राम मांझी भी आपको दिख रहे होंगे और प्रफुल्ल कुमार मांझी भी आपको दिख रहे होंगे। तो ये मुलाकात जहां एक तरफ अमित शाह से दिल्ली में लगातार चलती हुई सरकार गठन को लेकर ही मंथन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी मुलाकातों का दौर बेहद तेजी से चल रहा है, जिसमें हम विधायक दल के नेता भी इस मुलाकात के दौरान नजर आए। वो तो तय हो चुका है, आप लोग देखे होंगे कि आपस में बातचीत हुई है और जीत जिस तरह से हुई है लोगों का, 89 सीट बीजेपी को और 84 सीट जदयू को, उसी रेशियो में मंत्री पद भी बांटा गया है। मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार जी और अलग अलग बैठकें हो गई है, जदयू की बैठक हो गई है, भाजपा की बैठक हो गई है और सम्मिलित बैठक 19 को संभवतः होगी और उसी में नेता चुने जाएंगे एनडीए का। अभी तो अलग अलग लोग चुने गए हैं और जब एनडीए का नेता चुने जाएंगे तब फिर वो राज्यपाल के यहाँ जा कर के अपना करेंगे, क्लेम करेंगे, तब उनको समय मिलेगा तो वोट होगा। जैसा कि सुनना है कि 20 तारीख को वोट होगा, प्रधानमंत्री जी ने भी समय दे रखा है। तो केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि 89 और 84 ये सीटें हैं जिनके पास बीजेपी और जेटू के पास मिली, और उसके बाद बैठकों का दौर इस लिहाज से भी कि किसके पास कौन से विभाग जाएंगे। लेकिन 20 तारीख तय हो चुकी है शपथ ग्रहण को लेकर, और एनडीए की भी एक बैठक होने वाली है जिस पर हम सबकी निगाहें हैं। सरकार गठन की पहल 3:30 बजे पटना लौटने वाले हैं संजय झा, और ये बताया जा रहा है, चूंकि आपको हमने बताया पहले ही कि संजय झा की मुलाकात अमित शाह से हुई, लेकिन अब ये मुलाकात के बाद ललन सिंह, संजय झा ये सभी दिल्ली से वापस पटना लौट रहे हैं। ये वक्त दोपहर 3:30 बजे का बताया जा रहा है जब पटना लौटेंगे संजय झा। साथ ही साथ ललन सिंह भी दिल्ली से पटना लौट रहे हैं। कल देर रात दोनों दिल्ली पहुंचे हुए थे और इसके मौजूदगी के पीछे की वजह साफ तौर पर बताई गई कि अब एक जिसमें ये मानकर चला जा रहा है कि किसे कौन से विभाग मिलेंगे, इस पर इंडिविजुअल एक एक पार्टी से भी बातचीत करना जरूरी था, और वहां पर ललन सिंह और संजय झा की मौजूदगी नजर आई। शपथ ग्रहण समारोह पर भी चर्चा होनी थी। एनडीए के दूसरे नेता भी एक एक करके लगातार पटना लौट रहे हैं। मंत्रिमंडल में स्पीकर पर मंथन किया जा रहा है, शपथ ग्रहण समारोह पर भी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी यहां पर भव्य तरीके से चल रही है। पटना एयरपोर्ट पर इसे लेकर समीक्षा बैठक की गई। पुलिस के वरीय अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे हैं। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की मौजूदगी यहां पर देखने को मिली। सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लगातार लिया जा रहा है। कई राज्यों के, चूंकि इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बना रहा है, दिव्य बना रहा है, और इस लिहाज से भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री जब इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं 20 तारीख को, तो उससे पहले पटना एयरपोर्ट पर समीक्षा बैठक की गई। तो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। सरकार को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी पर जिस प्रकार का मोहर लगाया है,
एनडीए को विशाल बहुमत देने का काम किया है। उसका 20 तारीख को यहाँ शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। कई राज्यों के हमारे एनडीए के नेता माननीय मुख्यमंत्रीगण यहाँ पधारेंगे। उसको लेकर के एक समीक्षा आज यहाँ की गई है और हम समझते हैं कि यह कार्यक्रम अपने आप में भव्य हो। तो एनडीए की शानदार जीत के बाद अब प्रोटेम स्पीकर के लिए सबसे सीनियर विधायक हरिनारायण सिंह के नाम की चर्चा खूब हो रही है। हरिनारायण सिंह नालंदा जिले के हरनौत सीट से 10वीं बार चुनाव जीत कर आए। उन्होंने भी उम्मीद जाहिर की कि सीनियर होने के नाते उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जीत नीतीश कुमार के विकास की जीत है। इस वक्त मौजूद हैं बिहार विधानसभा के सबसे सीनियर विधायक और 10वीं बार चुनाव जीत करके आए हैं हरिनारायण सिंह। हरिनारायण जी, बहुत बधाई आपको कि आप लगातार चुनाव जीतते रहे और सबसे सीनियर विधायक आप हैं। क्या तैयारी चलेगी विधानसभा की, किस तरीके से सत्र होगा, क्योंकि चर्चा इस बात की भी है कि प्रोटेम स्पीकर भी आपको बनाया जा सकता है। मैं तो जानता हूं कि परंपरा भी है और नियम भी है कि जो वरीयतम विधायक होते हैं वही प्रोटेम स्पीकर बनाए जाते हैं। अब हम समझते हैं नियम का जो प्रावधान है उसके अनुसार कौन प्रोटेम स्पीकर होगा और नहीं होगा ये तो तय करना आपको जाती है सूची बिहार विधानसभा से और वो उसका नोटिफिकेशन करते हैं गवर्नर। इस बार जो बहुमत मिली है और विपक्ष का एक तरीके से सफाया हो गया, क्या लगता है आपको कि वाकई जो सरकार ने जो काम किया उसका ये नतीजा है? निश्चित तौर से जो 2005 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए और पहले का बिहार और आज के बिहार में काफ़ी परिवर्तन हुआ। अब उसकी चर्चा करें तो घंटों लग जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ हरिनारायण सिंह थे जो कि नीतीश कुमार के गृह जिले से और खास करके जो नीतीश कुमार का विधानसभा क्षेत्र है उस विधानसभा से चुनाव जीत करके आते हैं और 10वीं बार विधानसभा में चुनाव जीत करके आए हैं। और चर्चा इस बात की भी है कि हरिनारायण सिंह को बिहार विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर भी बनाया जा सकता है। कैमरा पर्सन संत के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो इस वक्त चर्चाओं का बाजारी घर में कि किसे क्या जिम्मेदारी और भूमिका दी जाएगी। विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत मिली और जीत की शुरुआत केसरिया विधानसभा सीट के साथ हुई थी और इसी सीट से जेडीयू के प्रत्याशी शालिनी मिश्रा ने जीत दर्ज की। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए शालिनी मिश्रा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केसरिया के मतदाताओं को धन्यवाद दिया। बिहार वासियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं अपने विधानसभा के लिए कहना चाहती हूँ कि हमारे केसरिया विधानसभा के परिवार के सदस्यों ने मुझे आश्वस्त किया था कि आपको 12 बजे दिन में जीत हम लोग दिलाएंगे और सचमुच 12 बजे से पहले ही हमारा रिजल्ट आ गया। तो क्या ये माना जाए कि इस बार नीतीश कैबिनेट में आप नजर आएंगी बतौर मंत्री के रूप में? आपकी क्या चाहत और लोगों की क्या? मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी में पूरी निष्ठा और आस्था मेरी है और उनके लिए मैंने वो गए थे तब भी मैंने कहा था कि मेरी जान भी उनके लिए हाजिर है और उन पे पूरा विश्वास करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, विश्वास नहीं होता है लोगों को, लेकिन आज तक मैंने उनसे कुछ मांगा नहीं है। बिना मांगे ही मुझे पहली बार भी टिकट मिला, दूसरी बार भी टिकट मिला और कहीं भी उन्होंने इतना स्नेह मुझे दिया है अपनी बेटी के समान, तो मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं है। उनको जो उचित लगेगा मेरे लिए, मुझे जो जिम्मेदारी देंगे वो मेरे लिए सराहनीय। आदरणीय लालू प्रसाद जी के बेटे होने के साथ साथ बिहार को भी लीड करने की उनकी कैपेबिलिटी हो। दूसरी, जेडीयू के विधायक जमा खान ने एनडीए की जीत पर कहा है कि ये जीत नीतीश कुमार के काम की जीत है। वहीं विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों पर भी उन्होंने जोरदार तरीके से हमला किया। और जनता हमें भरोसा था कि नेता ने काम किया है। आज नेता में जो भी दिखाई देता है, विकास का लकीर छोटी हो या बड़ी हो, जो भी हो, जहां भी अपना निगाह जाएगा उसमें नीतीश कुमार जी का जरूर जरा दिखाई देगा। तो सब लोग जानता था, हम लोग जानते थे कि हम लोग चुनाव जो है नेता के नाम पर, कार्यों पर चुनाव जीतेंगे। बराबर नहीं बात थोड़ी है, जो हारता ही ना बात करता है। हम लोग क्रिकेट फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेटर खेलते तो वही लोग कहता है तो हरा दिया गया है, उसे थोड़ा होता है। जनता मालिक है, जनता ने जो किया है और आपके सबके सामने है, तो ये तो बस वही बात है कि अपनी जुबान से कहना है।
और अब बात प्रशांत किशोर की। चुनाव नतीजे के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए प्रशांत किशोर ने पार्टी की हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम लोग अपनी बात से जनता को समझाने में सफल नहीं हुए, सत्ता परिवर्तन नहीं करा पाए क्योंकि जनता तक अपनी बात को हम नहीं रख पाए, जनता हम पर भरोसा नहीं कर पाई। हार की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। लोगों से जरूर कुछ गलती हुई होगी, हम लोग के प्रयास में, हम लोग के सोच में, हम लोग के बताने के तरीके में जरूर कुछ गलती रही होगी कि जनता ने हम लोग को नहीं चुना है, जनता ने हम लोग पर वो विश्वास नहीं दिखाया। तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो पूर्णतः मेरी है, प्रशांत किशोर की है, और वो जिम्मेवारी मैं 100% अपने ऊपर लेता हूं कि मैं बिहार की जनता को, अपने साथियों को, इस व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को, जिस प्रयास से हम लोग जुड़े थे, जिस प्रयास को करना चाहते थे, उससे उनका विश्वास उस पर मैं नहीं जीत पाया। हम लोग सामूहिक तौर पर हारे हैं और आत्मचिंतन का समय है, हम लोग भी चिंतन करेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना से, जहां बालू माफिया का दुस्साहस देखने को मिला है। 2 सैफ जवानों को गाड़ी से कुचल दिया गया। एक जवान की बताई जा रही है कि मौत हो गई है, वहीं दूसरा जवान घायल बताया जा रहा है। जवान दुखहरण पासवान शहीद हो गए हैं इस घटना में। घायल लक्ष्मण सिंह की हालत गंभीर बताई जा रही है। खनन विभाग की छापेमारी के दौरान देखिए इस तरीके से हमला किया जाता है, गाड़ी चढ़ा दी जाती है, कुचला जाता है। दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र की एक घटना जिसमें एक जवान दुखहरण पासवान शहीद हो गए। न्यूज 18 ऐसे में यह सवाल पूछता है कि क्या बालू माफिया में पुलिस का डर नहीं है? 2 सैफ जवानों को गाड़ी से कुचला गया, क्या बेखौफ हो चुके हैं बालू माफिया? बेखौफ बालू माफिया पर कार्रवाई कब होगी, ये बड़ा सवाल। खबर पटना सिटी से, जहां एनएमसीएच से पुलिस अभिरक्षा में इलाजरत 25,000 रुपए का इनामी कुख्यात अपराधी मिथुन सिंह के फरार हो जाने के बाद पुलिस महकमे में अफरा तफरी मच गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस कस्टडी में इलाजरत ये कुख्यात अपराधी मिथुन सिंह पुलिस कर्मियों को चकमा देकर अस्पताल से ही फरार हो गया। और एक बार फिर से बड़ी खबर से अपने दर्शकों को जोड़ें। बालू माफिया का दुस्साहस एक बार फिर से देखने को मिला है। 2 सैफ जवानों को गाड़ी से कुचल दिया गया, जिसमें एक जवान की मौत हो गई है, दूसरा घायल बताया जा रहा है जवान। और जवान दुखहरण पासवान, जो जवान शहीद हुआ है उसका नाम जवान दुखहरण बताया जा रहा है। लक्ष्मण सिंह की हालत बताई जा रही है जो इस हमले में घायल हुआ है। अमरजीत हमारे साथ संवाददाता जुड़ के ज्यादा जानकारी के साथ। अमरजीत, कार्रवाई के नाम पर क्या हो रहा है अभी? जी देखिए, कार्रवाई के लिए जो है दानापुर एएसपी शुभम धाकड़ को लगाया गया है इस मामले में, क्योंकि जो है आईपीएस है और इस मामले में जो है निष्पक्ष रूप से जो है जांच कर कार्रवाई करेंगे, इस वजह से उन्हें लगाया गया है। बालू माफिया जो है इस मामले में इन्वॉल्व है और बालू माफिया की गाड़ी से ही जो है ये घटना को अंजाम दिया गया है। और बताया जाता है जिस तरह से जहां पर घटना को अंजाम दिया गया है वो जो दुल्हिन बाजार थाना है उसके 1 किलोमीटर के पास ही जो है ये घटना घटित हुई है। और पुलिस उस गाड़ी जो जब्त हुई है स्कॉर्पियो, उस गाड़ी के नंबर के आधार पर उसके मालिक को ट्रेस कर रही है और उस पे उसको लेकर के छापेमारी कर रही है। उनके नामों पर एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं और फिलहाल जो है गाड़ी के मालिक पर और साथ में अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है और कार्रवाई आगे की जा रही है। जिस वक्त ये घटना को अंजाम दिया गया बालू माफियाओं की तरफ से, कितने लोगों की मौजूदगी वहां रही? जिस तरह से बताया जा रहा है कि खनन विभाग की पूरी टीम थी। इस दौरान जो है एक ट्रैक्टर आ रहा था जिसपे ओवरलोड बालू था, उसी को ये लोग पीछा करते हुए आगे बढ़े थे और उसके बाद जो है ट्रैक्टर को जब रुकवाया तो ट्रैक्टर जो है खेत में पलट गया था और उसके बाद जो है ये लोग आगे रुके थे और जैसे ही उतरे थे तो पीछे से आ रही स्कॉर्पियो ने जो है जो बालू माफिया की थी वो टक्कर मार दिया, जिसमें जो है दुखन पासवान की मौत हो गई और उसके बाद जो सैफ जवान एक और है वो घायल
लक्ष्मण सिंह, वो घायल है, उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल जो है इस मामले में पुलिस कार्रवाई में लगी हुई है। अब देखना ये होगा कि आखिर जो अपराधी हैं वो कब तक पकड़े जाते हैं। अमरजीत, चूंकि वो तस्वीर, वो स्कॉर्पियो गाड़ी भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिससे इस घटना को अंजाम दिया गया, संभवतः ये वही गाड़ी है। इसका भी जवाब दीजिएगा और साथ ही साथ ये बताइए कि ये गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, क्या इसे लेकर कोई जानकारी सामने है? जी देखिए, इसको लेकर के अभी जानकारी सामने नहीं आया है कि ये किसकी गाड़ी है, लेकिन ये वही गाड़ी है जिससे जो है घटना को अंजाम दिया गया है और इसी गाड़ी से जो है सैफ जवान की मौत हुई है। ये स्पष्ट किया है एएसपी दानापुर जो शिवम धाकड़ ने भी स्पष्ट किया है और थाना अध्यक्ष से भी हमारी बात हुई थी, तो उसने भी ये बताया कि इसी गाड़ी से हुई है। जिस तरह से बताए जा रहे हैं कि ये पूरा टीम था, तो टीम के लोगों में जो है काफी लोग खनन विभाग के टीम में होते हैं और उस खनन विभाग की टीम में ज्यादा लोग होने के बावजूद भी जो है दोनों को जो अस्पताल ले जाया गया, जल्दी ले जाया गया उसी की वजह से, और ज्यादा लोग थे लेकिन उसके बावजूद भी जो स्कॉर्पियो थी टक्कर मारने के बाद सारे लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। पुलिस की गिरफ्त में आ पाते। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर पटना सिटी से, जहां एनएमसीएच से पुलिस अभिरक्षा से इलाजरत 25,000 रुपए का इनामी कुख्यात अपराधी मिथुन सिंह फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि इस शख्स को इलाज के लिए लाया गया था और इसी दौरान पुलिस कर्मियों को चकमा देकर ये अस्पताल से फरार हो चुका है। पुलिस फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अब एक बार फिर से ताबड़तोड़ छापेमारी में जुटी है। ये वो शख्स जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। घटना के बाद पटना सिटी के एसपी ने एएनएमसीएच पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ड्यूटी पर तैनात जो पुलिसकर्मी थे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात कही जा रही है। देखिए कैसे यहाँ पर एनएमसीएच में ये शख्स जो है इलाज के लिए पहुंचाया गया था। इनकाउंटर के दौरान इस शख्स को गोली लगी थी, लेकिन इसके बावजूद जब ये शख्स यहाँ पर पहुंचा तो ये पुलिसकर्मियों को चकमा देकर ही फरार हो गया। ये सुरक्षा का जो इशू था उसी को जांच करने आए थे। कहाँ का मामला था? खुसरूपुर को बताया थाने का था। तो यहाँ कौन ड्यूटी पे था? यहाँ पर चौकीदार वगैरह? चौकीदार था और एक जीएसआई था, एएसआई। तो किस मामले में यहाँ पर आए थे? खुसरूपुर का है, उसी पे तो जांच करने आए। तो जा रहे खुसरूपुर से पूछ रहे। कैदी था, अपराधी था, इनामी था जी। तो आगे क्या कार्रवाई हो सकती है सर इसमें? अभी जांच लापरवाही तो लापरवाही की कार्रवाई होगी। और एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस।